So we were on the question 21 कि what happens to the stored energy. तो जैसे ही हम प्लेट्स को जो है ड्रॉ करते हैं तो stored energy जो है वो that will increase. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर कैप्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, विल दे एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड सेम एक्सेलरेशन. तो दोनों पर फोर्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है. 23rd क्वेश्चन, वाई डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन आउटवर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव से इनवर्ड्स ही क्यों ली जाती है. तो इसमें सबसे पहले सपोज दैट इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा ये शो करती हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने पास आने वाले दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा. तो जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा, उसके मोशन की डायरेक्शन को शो करती हैं ये फील्ड लाइंस. ओके. तो पॉजिटिव चार्ज इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि आपने सबसे पहले पढ़ा था कि रिपल्जन जो है दैट इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. और रिपल्जन वैसे नेगेटिव चार्जेस में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, जैसे बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की, तो वो भी हम प्लस से माइनस लेते हैं. तो प्लस चार्ज जो है या प्लस साइन जो है वो उसके साथ में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं और जो वर्क है दैट इज़ इजी. ओके. तो इसीलिए हमेशा जो प्लस है उससे डायरेक्शन आउटवर्ड्स और नेगेटिव जो है वो शो करता है कि इसके पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब दोनों में कंसीडर आपको पॉजिटिव ही करना है. तो अगर कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव आता है नेगेटिव के पास तो वो टूवर्ड्स द नेगेटिव मूव करेगा, इसलिए डायरेक्शन ऐसी होती है. उसके बाद आता है आपका सेक्शन डी. तो सेक्शन डी में क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at some large distance experiences a force F. What will be the force acting on the point charge when its distance from the dipole is doubled? तो यहाँ पर जो आप रिलेशन यूज़ करते हैं डाइपोल वाले केस में, जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आप फाइंड करते हैं, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में आप जो है वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे फोर्स वाला. जो रिलेशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इस रिलेशन में आप क्या पुट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है जो आप एक्सियल लाइन पर फाइंड आउट करते हैं डाइपोल के केस में, उसको यूज़ कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप न्यू फोर्स फाइंड कर लेंगे. ओके. उसके बाद 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम. तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो गॉसेस लॉ से आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो Q 1 कूलम ऑफ चार्ज है और वैक्यूम का मतलब ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या शो कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. क्लियर. तो ऐसे करके आप ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस प्लेस्ड क्लोज टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस. तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी जो रिलेशन बताया था फोर्स का, वैसे ही आपको ये रिलेशन यूज़ करना है क्यू ई, और ई की जगह पे यहाँ पर आपको जो प्लेट होती है ना उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आप इस वाले फॉर्मूले में यूज़ कर लेंगे, चार्ज की वैल्यू गिवन है और आप फोर्स फाइंड कर लेंगे. ओके. फिर आता है आपका 27th क्वेश्चन. इसमें दे रखा है, ड्रॉ इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज दिस. तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसकी आपको इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस तो आपने ड्रॉ कर ही रखी थी, इस तरीके की होती हैं, तो ये आपको ड्रॉ कर देना है. आर दीज सर्फेसेज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ऑब्वियसली इक्यू डिस्टेंट ही होंगी हमेशा, इन सब के बीच की सेपरेशन जो है वो इक्वल होगी. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो ये जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है इसको आप रीड्रॉ कर लेंगे, और रीड्रॉ ऐसे करेंगे कि ये जो आपका C1 C2 है, ठीक है, इस तरीके से, जो आपने व्हीट स्टोन्स ब्रिज अभी आप बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो ऐसे करके एक व्हीट स्टोन्स ब्रिज का कॉम्बिनेशन आता है. तो ये पहला आ गया आपका C1, ये दूसरा आ गया आपका C2, और ऐसे ही नीचे यहाँ पर ये आ गया आपका C3 और ये आ गया आपका C4. ठीक है. और जो आपका ये आपका C4 और C5 है, ये C4 है, ये C5 है.
जो C3 है आपका वो मिडल में आ रहा है, और वो C3 मिडल में आ रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब C3 जो है उसका कोई भी रोल नहीं है, यहाँ चार्ज का फ्लो कोई भी नहीं होगा। तो जो आपके C1 C2 हैं इनको आप क्या करेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो है वो जंक्शन का काम नहीं करेगा। और जो आपके C4 C5 है उनको सीरीज़ में ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का आपको क्या कर देना है, पैरेलल। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। C1 C2 सीरीज़ में करना है, C4 C5 सीरीज़ में करना है, फिर ये वाला और ये वाला इसका जो है आपको पैरेलल कर देना है। तो व्हीट स्टोन्स ब्रिज अभी आप इसको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो जो है आपने अभी पढ़ा नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 29, स्केच अ ग्राफ टू शो हाउ द कैपेसिटेंस वेरीज विद चार्ज। तो यहाँ पर आपको जो है कैपेसिटेंस और चार्ज का एक ग्राफ बनाना होगा। तो सपोज दैट ये चार्ज की एक्सिस है, ये कैपेसिटेंस की है। तो आपको पता है कैपेसिटेंस जो है इंटरनल प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, उस पर चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है बट नो इफेक्ट इज देयर ऑन कैपेसिटेंस। लिखा जाता है रिलेशन होता है, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन होता है, कैपेसिटेंस का नहीं होगा। कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके का आप ग्राफ जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन ई पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था कि टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 अलग अलग गिवन है, और ईच ऑफ एरिया दोनों का बराबर है, और आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो लगभग दो जो है वो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपको जो फार्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में जो कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है, और आपको यहाँ पर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको ऐड कर देना है। फिर 31 आपका क्वेश्चन है, इफ़ टू सिमिलर प्लेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टू सिमिलर प्लेट्स ईच ऑफ एरिया हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो देखिए ये दो प्लेट्स हैं, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरे की माइनस सिग्मा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है d। ओके, तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो है वो नेट फाइंड करेंगे। तो ये वाली जो प्लेट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड्स, इस तरफ। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इनवर्ड्स होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो इसको आप दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में प्लेट्स के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी किया है। दूसरा इसका पार्ट जो दे रखा है उसमें लिखा है पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगी तो पोटेंशियल के लिए आप रिलेशन V इज इक्वल टू ई डी अप्लाई कर देंगे, और कैपेसिटेंस के लिए जो है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, इससे भी फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल के रिलेशन से भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका 32 क्वेश्चन है, ये भी वही है जो मैंने आपको बताया था कि ऑन चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पोटेंशियल V तक चार्ज कर लिया है डाइलेक्ट, और लिखा है स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 जो है वो फिल कर दिया है। 10 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है दोनों प्लेट्स के बीच में, और जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है। तो यूजिंग सुटेबल एक्सप्रेशंस हाउ कैपेसिटेंस, तो ये दो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं कि बैटरी जो है वो कनेक्टेड है और जो डाइलेक्ट्रिक है वो फील्ड है। तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस कप्पा टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ कप्पा की वैल्यू गिवन है, आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट है 33 कि गॉसेस लॉ जो है वो डिपेंड करता है किसी भी क्लोज सरफेस पर, और वो उसके साइज़ या शेप पर डिपेंड नहीं करता है, या इसका एग्जाम्पल देना है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको आप बता सकते हैं कि एक बैलून को जब ब्लो किया जाता है तो उसका साइज़ तो बढ़ता है, लेकिन साइज़ बढ़ने से उस पर जो चार्ज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और चार्ज कांस्टेंट रहने की वजह से जितना भी फ्लक्स उससे पास हो रहा है दैट विल बी सेम। नेक्स्ट है गॉसेस लॉ को यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की। तो ये डेरिवेशन आपने किया था, इस डेरिवेशन में आपने ऐसे करके एक शेल के अंदर एक पॉइंट कंसीडर किया होगा,
और उसके आसपास जो है वो एक गॉसियन सरफेस ली होगी, फिर आप जो है वो रिलेशन यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ का, तो E इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर चार्ज ज़ीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 और लास्ट क्वेश्चन यही है, इसमें लिखा है पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा अगर स्फीयर जो गॉसियन सरफेस है ना स्फेरिकल, उसको क्यूब से रिप्लेस कर दें, तो कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा क्योंकि शेप पर डिपेंड ही नहीं करता है। दूसरा है कि सेकेंड चार्ज रखा जाता है नियर टू इट लेकिन आउटसाइड, तो गॉसियन सरफेस के बाहर अगर चार्ज रखा जाएगा तब भी फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज। थर्ड है ओरिजिनल चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पेपर। इफ़ एनी क्वेरी इज़ देयर देन यू कैन आस्क। थैंक यू।